नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पद्य शिक्षण के उद्देश्य और विधियां हम पढ़ेंगे। गद्य शिक्षण के उद्देश्य और विधियां हमने पढ़ ली हैं और हिंदी शिक्षण विधियों का पूरा चैप्टर हमने समझ लिया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल हैं, सिलेबस को कैसे पढ़ना है ये भी हमने समझ लिया है। अब पद्य शिक्षण के उद्देश्य, पहले पद्य शिक्षण के उद्देश्य, जब मैंने गद्य शिक्षण पढ़ाया था तब बताया था कि गद्य का संबंध जो है वो व्याकरण से होता है और पद्य का संबंध जो है वो काव्य शास्त्र से होता है। इसका पहला उद्देश्य है कक्षा कक्ष का वातावरण उत्पन्न करना। कक्षा कक्ष का वातावरण उत्पन्न कविता पद्य शिक्षण से ही किया जाता है। एक पद्य की पंक्ति सुनाई और वातावरण जो है वो तैयार हो जाता है। छात्रों को शब्दों के आरोह व अवरोह का ज्ञान करवाना, छात्रों की संकोच प्रवृत्ति को दूर करना, कविता का मुख्यार्थ ग्रहण करवाना, काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय करवाना, सामान्य ज्ञान करवाना। जैसे गद्य शिक्षण में हमने पढ़ा था कि गद्य शिक्षण का उद्देश्य जो है वो व्याकरण का सामान्य ज्ञान करवाना होता है, जबकि पद्य शिक्षण का उद्देश्य काव्य शास्त्र का सामान्य ज्ञान करवाना है। छात्रों को कविता लेखन के लिए प्रेरित करना और छात्रों में सकारात्मक सोच विकसित करना। गद्य शिक्षण में हमने पढ़ा था कि उससे मौलिकता विकसित की जाती है, उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है, लेकिन पद्य शिक्षण से सकारात्मक सोच और बच्चे की संकोच प्रवृत्ति को दूर किया जाता है और सकारात्मक सोच को विकसित किया जाता है उसमें। ये पद्य शिक्षण के उद्देश्य है। प्रश्न कैसे आए हुए वो भी आगे दिए हुए। पद्य शिक्षण की विधियाँ और विधियों से जो प्रश्न आए हुए वो भी इसमें लिखे हुए हैं। पहली है गीत विधि। गीत विधि यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है, यानी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितनी विधियां होती हैं उसको अर्थबोध के साथ जोड़ करके जो है वो बड़ी कक्षाओं में भी पढ़ाया जा सकता है। इस विधि में शिक्षक छोटी छोटी बाल कविताएं गाकर अनुकरण द्वारा छात्रों का अभ्यास करवाता है। इस विधि में बालकों को कविता याद करवाने का प्रयास करवाया जाता है। अब देखिए प्रश्न आया हुआ है कि पद्य शिक्षण की कौन सी विधि में कविता को याद करवाने का प्रयास किया जाता है। तो पद्य शिक्षण की गीत विधि में जो है वो बच्चे को कविता याद करवाने का प्रयास करवाया जाता है। दूसरी विधि है अभिनय विधि। अभिनय विधि में, इस विधि में अभिनय का मतलब एक्टिंग करना, अभिनय करना, यानी अभिनय विधि। इस विधि में शिक्षक कविता के भावानुसार अपने अंगों का संचालन करता है। शिक्षक जो है इस विधि में शिक्षक कविता के भावों के अनुसार जो है अपने अंगों का संचालन करता है। बच्चे अनुकरण करते हैं और कविता के भाव को समझते हैं। अब देखिए तीसरी विधि है गीत नाट्य विधि या गीत अभिनय विधि, यानी इन दोनों विधियों को जोड़ दिया जाता है, गीत विधि को और अभिनय विधि को, तो तैयार होती है गीत नाट्य विधि और गीत अभिनय विधि। यानी इसमें शिक्षक अभिनय करके कविताएं गाता है, बालक अनुकरण से कविता के भाव को ग्रहण करता है तथा कविता को याद भी करते हैं। अब देखिए प्रश्न आया हुआ है कि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है गीत अभिनय विधि, यानी गीत नाट्य विधि, जिसमें गीत विधि और अभिनय विधि दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है। तो इसमें बच्चे भाव को भी समझते हैं और कविता याद करने का भी प्रयास करते हैं। गीत अभिनय विधि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यदि इसमें ये नाम नहीं आता है पद्य शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, और यदि ये नाम नहीं आता है तो फिर रसास्वादन इसका उत्तर होगा। रसास्वादन भी पद्य शिक्षण की एक सर्वोत्तम विधि होती है। अब देखिए रसास्वादन विधि आ गई है। रसास्वादन रस पर आधारित एक विधि है। यह विधि प्राथमिक स्तर की है, रस पर आधारित है। शिक्षक किसी पद्य को लय गति के साथ गाकर बालकों को रसानंद की प्राप्ति करवाता है और इस विधि द्वारा बच्चों को ईश वंदना, सरस्वती वंदना, कविता, प्रार्थना का कंठस्थ करवाया जाता है। ये प्रश्न ध्यान में रख लेना, कौन सी विधि के अंदर, पद्य शिक्षण की कौन सी विधि के अंदर बच्चों को ईश वंदना, सरस्वती वंदना, प्रार्थना, कविता को कंठस्थ करवाया जाता है। इस विधि में व्याकरण ज्ञान निषेध है, यानी कौन सी पद्य शिक्षण की विधि में व्याकरण का ज्ञान निषेध होता है। इसमें ये बताया ही नहीं जाता है कि कौन सी संधि है, कौन सा समास है, बिल्कुल निषेध होता है। बाकी अन्य विधियों में बताया जा सकता है। तो व्याकरण ज्ञान इसमें निषेध होता है।
तो ये दो चीज़ें इसमें बताई जा सकती हैं। ये प्राथमिक स्तर की है, ये कक्षा 1 से 5 तक काम में ली जाती है और अर्थबोध के साथ इसको जो है वो बड़ी कक्षाओं में भी प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें बच्चों को प्रार्थना वंदना जो है वो याद करवाई जाती है। व्याकरण ज्ञान इसमें निषेध है। खंडान्वय विधि, इसमें काव्य शास्त्र के सामान्य परिचय के साथ साथ शिक्षण करवाया जाता है। यह उच्च माध्यमिक स्तर की विधि है। ये ध्यान में रखने की खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि दो होती हैं, जिसमें खंडान्वय का संबंध जो है, जिसमें खंड का अन्वय किया जाता है, यानी एक पद का अन्वय किया जाता है, तो इसमें काव्य शास्त्र का ज्ञान जो है वो करवाया जाता है। और यह उच्च माध्यमिक स्तर की एक कविता है, यानी कविता की कोई लाइन समझाते हैं तो उसमें हम कविता के खंड को अलग करके जो है वो समझाते हैं। काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय भी इसमें करवाते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर की ये एक विधि है। इसी तरह है दंडान्वय विधि। दंडान्वय में कविता की एक लाइन के छोटे छोटे वाक्यों को का अन्वय किया जाता है। यह विधि सुकरात की समस्या समाधान से उपजी है और इसमें शिक्षक एक पद्य को समझाने के लिए दूसरे पद्य का प्रयोग करता है। इसमें पूछे गए प्रश्न व्याकरण संबंधी होते हैं। ये देखिए व्याख्या विधि, यह सर्वाधिक प्राचीन विधि है। व्याख्या विधि जो है ये सर्वाधिक प्राचीन विधि है और इस विधि में 3 प्रणालियां होती है, तुलना, व्यास व समीक्षा। तुलना, व्यास व समीक्षा, इसमें 3 प्रणालियां होती हैं। प्राचीन विधि है व्याख्या विधि, उच्च कक्षाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें 3 प्रणालियां हैं, तुलना, व्यास और समीक्षा। यानी तुलना करके व्याख्या की जाती है और व्यास यानी स्पष्टीकरण करके, एक्सप्लेन करके जो है वो व्याख्या की जाती है और समीक्षा यानी आलोचना या समीक्षा के रूप में भी व्याख्या जो है वो की जाती है। तो ये प्राचीन विधि मानी जाती है और 3 प्रणालियां हैं। इन तीनों प्रणालियों द्वारा अध्यापक पद्यांश की व्याख्या करता है। व्याख्या विधि जो है ये गद्य भाग में भी होती है और पद्य भाग में भी होती है। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। तो पद्य पाठ जो होता है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान होता है भाव विश्लेषण, यानी उसमें जो भाव विश्लेषण आता है सोपान वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कविता में रुचि उत्पन्न करने का साधन है। कविता में रुचि उत्पन्न करने का साधन कविता पाठ भी है, अंत्याक्षरी भी है, कवि सम्मेलन भी है, यानी उपयुक्त सभी हैं। तीसरा प्रश्न है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है भावानुभाव, भावानुभावन और रसानुभूति। ये कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। भावानुभावन और रसानुभूति भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से पद्य शिक्षण की विधि है। तो निम्नलिखित में से पद्य शिक्षण की विधि गीत, अभिनय, रसास्वादन, खंडान्वय, यानी उपयुक्त सभी जो है वो पद्य शिक्षण की विधि हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, कविता की एक परिभाषा है, ये किस विद्वान की है? मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम तथा साधन समझता हूं। यह कविता की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम तथा साधन समझता हूं। तो ये जो परिभाषा है ये शंभुनाथ की है, शंभुनाथ साहित्यकार की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए जो शब्द विधान करती है वाणी उसको कविता कहते हैं, लेकिन शंभुनाथ कहते हैं कि मैं हर कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम तथा साधन समझता हूं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी थे इसमें। हम फिर मिलेंगे अच्छी विधि के साथ, तब तक के लिए बाय।